हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहित पवार और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड या फिर सोना कॉम्स के बारे में। ये 30,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है और पीयर सेक्शन में अगर देखें तो निफ्टी 500 का पार्ट है, निफ्टी मिड कैप 150 का पार्ट है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। तो सबसे पहले अगर इसके इन्वेस्टर सेक्शन में हम लोग जाएं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यानी कि पब्लिक के पास लगभग 7.62% है। और अगर टिकर टेप पे देखें टू बी एग्जैक्ट कितनी है तो सोना कॉम्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये लगभग आज की डेट में अगर हम चेक करें तो 5.95% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अगर इस होल्डिंग को ईयरली वाइज देखें मैक्सिमम तो मार्च 2022 के आसपास से हमारे पास डेटा अवेलेबल है। और जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 67.18 से लगभग 28 के आसपास कम हो चुकी है। होल्डिंग कम होते होते लगभग 28 के आसपास रह गई है और FIDI ने खरीदी है वो सारी की सारी। पब्लिक के पास पहले भी 7.9 थी और अभी भी 7.62 ही है। और प्रोमोटर्स में भी अगर देखें तो एवरेज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास आज की डेट में 28% है। और इससे पहले जो सिंगापुर 7 टॉपको PT लिमिटेड के पास जो अपनी होल्डिंग थी वो इन्होंने एग्जिट करी है। ये कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर होंगे और वो सारी की सारी FIDIs ने परचेज करी है। मतलब जो प्राइवेट इक्विटी ने सेल करी वो सारी की सारी FIDI ने एब्जॉर्ब कर ली। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 3 साल पहले भी 4 लाख के आसपास शेयर होल्डर थे इसके और रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.9% थी। और आज की डेट में भी रिटेल इन्वेस्टर के पास कमी हुई है और शेयर होल्डर्स भी लगभग सेम है। और इसकी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मार्च 2022 में जिस टाइम पे लिस्ट हुई है, अगर इसकी एग्जैक्ट लिस्टेड डेट देखें ट्रेडिंग व्यू पे तो यहाँ पर ये लगभग 24 जून 21 के आसपास लिस्ट हुई थी। यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसा दिखेगा वो मार्च 2022 में दिखेगा। और यहाँ पे 304 करोड़ के आसपास का इन्होंने जो मार्केट में लिस्ट करके कंपनी से पैसा रेज किया था और जिसके बाद की इनकी इन्वेस्टर होल्डिंग 67% रह गई। यानी कि इन्होंने 1/3 अपना शेयर होल्डिंग बेच के कैपिटल रेज किया था लगभग 300 करोड़ के आसपास का। और क्योंकि ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर थे इसके, ये मोस्टली जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर होते हैं वो अनलिस्टेड जब कंपनी होती है तभी से पैसा लगाते हैं और फाइनली उनका प्लान यही होता है कि जैसे वो मार्केट में IPO उसका लॉन्च करें तो उससे जो पैसा हो उस टाइम पे अपनी होल्डिंग बेच के निकल लें या फिर ओवर द टाइम जो थोड़ी बहुत रह जाती है उसको भी धीरे धीरे करके एग्जिट कर लें। क्योंकि मोस्टली जो इनके पास पैसा होता है वो जिनसे ये रेज करते हैं, जो भी इनके लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, उसका माइट भी टेन्योर वगैरह पूरा हो रहा हो। तो इन्होंने लगभग लिस्टिंग के 3 क्वार्टर बाद ही सारी होल्डिंग अपनी सेल कर दी और FIDIs ने वो होल्डिंग्स खरीद ली। और आज की डेट में FIs की होल्डिंग लगभग 30% तक पहुंच गई है, जिसमें की मेजर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है। और DIs में अगर देखें तो सबसे ज्यादा SBI की एडवांटेज फंड के पास है 8.62, उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड, उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल फंड, मिराई एसेट फोकस फंड, कैनेरा रोबोको, आदित्य बिरला, HDFC लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 म्यूचुअल फंड नहीं ली हो, लगभग 15-20 तो ऐसे फंड है जिनके पास 1% से ज्यादा होल्डिंग है और छोटे तो और बहुत सारे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा तभी होता है जब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हों और बिग प्लेयर्स या फिर बिग इंस्टीट्यूशंस रिटेल के हाथ में वो शेयर जाना नहीं देना चाहते। उसके बाद अगर फिर से कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो 2025 में फिर से लगभग 2400 करोड़ पैसा रेज किया गया शेयर होल्डर से, मे बी QIP के थ्रू। और उसके बाद उसकी डेट अगर देखें तो यहाँ पे मैंने मार्क करी है 11 सितंबर 2024 के आसपास 700 रुपए के आसपास पैसा रेज किया गया शेयर कैपिटल डाइल्यूट करके। और सितंबर 24 की अगर हम होल्डिंग देखें तो उस क्वार्टर में प्रोमोटर की थोड़ी सी होल्डिंग कम हो गई क्योंकि शेयर डाइल्यूट हुए हैं और FI की बढ़ी है। मतलब कि डाइल्यूशन होने के बाद भी FI की बढ़ी है। तो मोस्टली जो नए शेयर्स इशू हुए हैं वो FI ने परचेज करे हैं और साथ ही साथ DI की भी बढ़ी है, मतलब DI ने भी परचेज करे हैं। और पब्लिक की कम हुई है तो मतलब नए शेयर्स में FIDIs ने ज्यादा खरीदे हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक होल्डिंग, इन कंपैरिजन टू पब्लिक, जो कि साफ साफ दर्शा रहा है कि बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने लगभग 2400 करोड़ के पैसे लगा के फिर से अपनी होल्डिंग उतनी ही रखी है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के समझ आता है कि अभी तक फिलहाल इसमें जो इसके इनिशियल एंजल PE इन्वेस्टर्स थे वो सब निकल गए। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स को वो स्टॉक देके चले गए और स्टॉक म्यूचुअल फंड वालों ने अभी तक इस स्टॉक से कुछ पैसा कमाया नहीं है। क्योंकि लिस्टिंग के बाद से अगर अभी तक देखें तो लगभग जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था उससे लगभग अभी 4 साल हो चुके हैं और 40% का ही रिटर्न आया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उससे पहले हम देखते हैं कि अभी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। अगर तो बैलेंस शीट पर जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व्स काफी बढ़ चुके हैं, जो कि कैपिटल रेज किया है उससे आए होंगे, जो कि लगभग 2.5 टाइम्स के आसपास हो चुके हैं। जो 2000 करोड़ के खुद के पैसे थे वो लगभग 5000 करोड़ हो चुके हैं और डेट्स 202 करोड़, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेंट का खर्चा है। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट्स देखें तो मार्च 2022 से मार्च 2025 यानी कि आखिरी 3 साल में
लगभग डबल हो चुके हैं और आखिरी एक साल में भी 25% से ग्रो करे हैं, यानी कि जितनी कैपेसिटी पहले थी उसकी 1/5 और ऐड हो चुकी है। और रिजर्व्स के कंपैरिजन में अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो लगभग 4-5 हजार करोड़ के रिजर्व पे 30,000, यानी कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो लगभग 5.38 के आसपास है, जो कि मीडियन से थोड़ा सा महंगा चल रहा है ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज जो लिस्टेड है उनके कंपैरिजन में। बट अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आज की डेट में लगभग कंपनी की हाईएस्ट सेल्स है और हाईएस्ट ही नेट प्रॉफिट है, और आखिरी 3 साल में डबल तो नहीं हुआ है, लगभग 66% के आसपास बढ़ा है। अगर तो एग्जैक्ट नंबर देखें तो लास्ट 3 ईयर की सेल्स ग्रोथ 19% और प्रॉफिट ग्रोथ 20%, जो कि ज्यादा कुछ एक्सेप्शनली गुड तो नहीं है बट नॉट इवन बैड। बट फिर भी जो भी कहें, लेटेस्ट क्वार्टर्स में कंपनी के अभी तक की सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट आया है। और सेल्स अगर देखें तो ये आखिरी कुछ 5-6 क्वार्टर से लगभग स्टैग्नेट हो गई है। तो सेल्स, क्वार्टरली सेल्स तो हाईएस्ट नहीं है बट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अभी तक का हाईएस्ट चल रहा है। और इसके अगर चार्ट सेक्शन में जाके हम पी रेशियो देखें तो कंपनी का 5 साल का जो मीडियन पी है, मैक्सिमम 5 साल तो इसको लिस्ट हुआ नहीं हुआ, तो जितने भी ये 4 साल से लिस्टेड है उसका मीडियन पी इसका 75.6 है। और अभी वन ऑफ दी लोवेस्ट तो 42 के आसपास गया था, 43, और अभी थोड़ा सा लोवेस्ट से ऊपर 48 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का अगर खुद से कंपैरिजन करें तो इसका मीडियन पी तो लगभग काफी सस्ते पे अवेलेबल है अभी। बट 48 का पी भी खुद के कंपैरिजन में तो महंगा नहीं है, बट अगर वैसे देखें हम तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई वैल्यूड है। बट मार्केट इसका हमेशा से ही हाई वैल्यू दे रहा है इसको। तो उसका कारण क्या है, अगर हम इसकी लेटेस्ट कॉन कॉल देखें तो अभी कंपनी अपनी कॉन कॉल में बोल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में इनके पास 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और ये बोल रहे हैं कि दे हैव गॉट अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर इन दी नॉर्थ अमेरिका, जो कि यूएस में जो ऑटोमेटिव टैरिफ्स हैं उसके अनाउंसमेंट के बाद इनको ऑर्डर मिला है। तो मतलब जो कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं कि ज्यादा टैरिफ्स की वजह से यूएस में जो बाहर की कंपनीज का जो इंपोर्ट करते हैं, जैसे इस कंपनी की केस में ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं यूएस, तो क्योंकि ज्यादा टैरिफ लगेंगे तो बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और वहां की जो कंपनीज है उनको फायदा मिलेगा, और जिससे कि बाहर वाली कंपनीज के प्रोडक्ट कम लेंगे। तो इसके चलते लोग इसमें थोड़े बेयरिश थे। बट कहीं ना कहीं जो कंपनी की हाई ऑर्डर बुक है और साथ ही साथ जो ये यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट होने के बाद भी इनको जो ऑर्डर मिला है ईवी का, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं आने वाले टाइम में वो इतने अफेक्ट नहीं करेंगे इस टैरिफ से। और कंपनी साफ साफ बोल भी रही है कि नेट वी हैव 40% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू टू यूएस, इन विच वी हैव आइडेंटिफाइड 3% वेयर देयर कुड बी सम रिस्क ऑफ आइदर रेवेन्यू लॉस और वेयर दे कुड लुक टू समबडी लोकल विच समबडी कैन कम एट अ बेटर प्राइस देन अस। तो मतलब जो ये 40% का टोटल रेवेन्यू इनका यूएस से आता है उसमें लगभग 3% इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इतने परसेंट का रेवेन्यू हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी का लॉस हो जाए वहां के जो लोकल प्लेयर्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनके थ्रू। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट दैट वी नो ऑफ एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी एटलीस्ट फॉर द 2-year पीरियड नील टू लो रिस्क। सो दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। आई एक्चुअली बिलीव दिस इज ए मैसिव अपॉर्चुनिटी वेव फॉर पीपल हु नो हाउ टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आवर कंपिटिटर्स इन बोथ आवर मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज टेंड टू बी फ्रॉम चाइना। मतलब जो इनकी मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं उसके कॉम्पिटिटर्स जो है इनके वो चाइना से बिलोंग करते हैं। और अगर टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन एवरी कंट्री तो वो सारी कंपनीज पे लगेंगे, जिसकी वजह से इनको नुकसान के बजाय फायदा ही होगा, क्योंकि चाइना पे तो कहीं ना कहीं यूएस ज्यादा टैरिफ लगाएगा। एंड दैट गिव अस अ ह्यूज विंडो टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर इन द यूएस। मतलब कि जो 2018 में चाइना पे टैरिफ लगा था, जितना फायदा इनको उस टाइम पे हुआ था उससे कहीं ज्यादा फायदा ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनको मिल सकता है इस टैरिफ इम्पोज की वजह से, ना कि नुकसान। तो इनका लगभग 3% का ही रेवेन्यू जो है वो मेजरली अफेक्ट हो सकता है। और अगर आज की डेट में देखें तो इनका मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से आता है, जो कि 43% हो गया इनका रेवेन्यू शेयर का। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका इनका बिगेस्ट मार्केट था जहां से 41% का रेवेन्यू आता था, बट अभी इंडिया इनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर हो गया जहां से 43% का रेवेन्यू आता है। और नॉर्थ अमेरिका से अब 33%, यूरोप से 19% और अदर कंट्रीज से 5%। दूसरा जो कंपनी को एक और थ्रेट है वो है इनके जो रॉ मटेरियल्स का, जो या फिर जो मेन इशू है इनका वो है इनका जो रॉ मटेरियल इनको लगता है रेयरेस्ट अर्थ मटेरियल, जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है। और चाइना कहीं ना कहीं चाइना ने उस पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो इसके लिए कंपनी बोल रही है कि वी आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट रॉ मटेरियल एंड द मैग्नेट्स बोथ विच आर नॉट हैविंग हैवी अर्थ। सो मैनी फ्रंट वी आर डूइंग, आई मीन वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सो वी आर वर्किंग विद द सप्लायर्स, existing suppliers, new material, new grades to ensure that, I mean, we have the continue to production in our line. Magnetization can be also achieved with low grade magnets. They can even be achieved by Fahrenheit magnets, to be on a
ऑनेस्ट, मतलब जो ये रेयर अर्थ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो उसका इन्होंने एक ऑल्टरनेट बताया है कि फेराइट मैग्नेट को ये लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, जो कि मोटर की जो अंदर लगती है उसमें लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट इसमें थोड़ी बोल रहे हैं कि देयर कुड बी कॉम्प्रोमाइज ऑन दी प्रोडक्ट बिट दैट यू लेट गो ऑफ सर्टेन वेट रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये मोटर को थोड़ी हैवी बना देती है और साथ ही साथ इसकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो चाइना अगर प्रोडक्शन रोकता है तो कहीं ना कहीं इनकी सप्लाई चेन थोड़ी डिसरप्ट हो सकती है और उसकी जगह फेराइट मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, जो कि थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंट होगा। कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आएगी, बट कंपनी बोल रही है इनके पास थोड़ा सब्स्टिट्यूट है इसका। सो दिस इज नॉट एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स टू कॉमर्शियल एप्लीकेशंस एंड फाइनली हाउसहोल्ड्स, these all pervasive humanoid robots are going to play a dominant role in our very lifetime. One estimate puts the total of 10 million humanoids by 2035. यानी कि एक एस्टिमेट के हिसाब से आने वाले टाइम में 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ ह्यूमनॉइड्स का यूज होने लगेगा 2035 तक। ह्यूमनॉइड्स यानी कि एक चलता फिरता रोबोट जो काफी काम किया करेगा फ्यूचर में, जो चीजें उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होने लगेंगे। और उन सब का जो अंदर के पार्ट्स होंगे, स्पेशली जो मोटर्स वगैरह होती हैं, गियर, सेंसर्स, कंट्रोलर्स और बाकी के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो ये कंपनी अपने आप को उन सब के लिए यूनिकली तैयार कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में ये उस ग्रोथ का फायदा उठा सके। एंड एट द हार्ट ऑफ दीज ह्यूमनॉइड्स आर एक्चुएटर्स विच कंट्रोल प्रैक्टिकली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन। मतलब कि एक रोबोट जो बनेगा उसके जितने भी मोशन होंगे, हाथ पैर के, चलने फिरने के, उन सब में सबसे मेन है एक्चुएटर्स, जो कि उसको लीनियर और रोटेरी टाइप के मोशन देगा। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवर 50% of the $35,000 to 50,000 bill of material cost. We have begun exploratory work in components and systems that will get us into this field faster. तो कंपनी के जो मेन यूएसपी है वो यही है कि इस फील्ड में कंपनी एंटर कर रही है और काफी कम कंपनीज हैं इंडिया की जो इस सेगमेंट में आने वाले टाइम में ऑपरेट करने का प्लान बना रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो हाई पीए और हाई इंस्टीट्यूशंस के पास इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं इसका एक ये बड़ा रीजन है। बट वो देखने लायक होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी कितना डिलीवर कर पाती है। बट फिलहाल के लिए तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 25-26 हजार करोड़ की, वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बुक है। और आज की डेट में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट चल रहा है वो भी ऑल टाइम हाईएस्ट है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी ने जो पैसा रेज किया है 2400 करोड़, उसमें ये बता रहे हैं कि इस साल हमने 775 करोड़ का कैश फाइनेंशियल 25 से जनरेट किया और उसमें से लगभग 415 करोड़ का हमने कैपेक्स कर दिया है। तो हमारे पास 360 करोड़ का फ्री कैश फ्लोज बचा है। और उसके बाद हमने QIP से लगभग सितंबर 2024 में फंड रेज किया 2370 के आसपास। और उसके बाद डिविडेंड 190 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। रिडक्शन इन बोरोइंग बाय 220 करोड़, बोरोइंग घटाई है। तो मतलब आज की डेट में जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाई मतलब कंपनी के पास ग्रो करने के लिए पैसा भी है खुद का, कोई डेट नहीं है बिल्कुल भी। और सारी की सारी कंपनी जो है वो बिग इंस्टीट्यूशंस के पास है। और एंड में अगर इसका हम लोग चार्ट देखें तो फिलहाल की डेट में कंपनी ने जब लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग के बाद इसने तुरंत से एक शार्प गेन दिया था और लगभग 5-6 महीने के अंदर लगभग 140% के रिटर्न दिए थे। और उसके बाद लगभग ये नीचे गिरती गई और एक साल के अंदर अंदर 50% गिर गई। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया और वापस फिर आके अभी ऑल टाइम हाई से तो 43% डाउन है। और साथ ही साथ जिस टाइम कंपनी ने अपना QIP रेज किया था उस टाइम में लगभग सितंबर 24 से अभी तक 300 दिन यानी कि एक साल होने वाला है और 1/3 वैल्यू वहां से भी गिर चुकी है 700 से। तो शॉर्ट टर्म में भी कंपनी काफी बेयरिश रही है और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी में प्राइस और साथ ही साथ टाइम दोनों करेक्शन हो चुकी है। 3 साल का प्राइस करेक्शन, स्टॉक 43% डाउन अपने ऑल टाइम हाई से। और अगर 10 अगस्त 2021 से लेके अभी तक 4 साल हो गए सेम प्राइस पर स्टॉक है। तो इसका सबसे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो या फिर जो सबसे शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो रहेगा करंट प्राइस से, जिस प्राइस पर QIP प्राइस पर इंस्टीट्यूशंस ने एंटर किया है लगभग 46-7% का। उसके बाद जो इसका अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा इसका ऑल टाइम हाई का, जो कि लगभग 75% के आसपास का है। तो ये ऐसा प्राइस है 838 का इसका ऑल टाइम हाई, जो कि इसने 2021 में बनाया था। यानी कि जिस टाइम पे लगभग 1,500 की सेल्स पे 200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी और आज की डेट में उससे कहीं गुना प्रॉफिट है और कहीं गुना ज्यादा सेल्स है और आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी कंपनी के अच्छे हैं। तो ये प्राइस तो टच इसका होना ही चाहिए, जो कि 3-4 साल पहले टच हो गया था। तो आने वाले टाइम में तो इसके प्रोबेबिलिटी टच होने की बढ़ जाती है, क्योंकि इसका जो प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों हो चुका है। तो अगर मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे प्राइस अप्रिशिएट
अप्रिसिएशन काफी कम टाइम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बिग इंस्टीट्यूशंस का इसमें पैसा अटका हुआ है उन्होंने भी इस पे कुछ रिटर्न नहीं कमाया और उल्टा ये नेगेटिव में ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उनके म्यूचुअल फंड्स की एनएवी होती है उसकी वैल्यू वो ज्यादा टाइम तक ज्यादा नीचे नहीं देख सकते, क्योंकि एनएवी अगर जितने ऊपर रहेगी उतना ही ज्यादा म्यूचुअल फंड लोग पैसा कमाते हैं। और एक बार पहले भी इसने 2023 के बाद जब बुलिश मार्केट आया था तो उस टाइम भी इसने अपना ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ये एक कंप्लीट करने की कोशिश करी थी। बट कहीं ना कहीं मार्केट में जो सितंबर 2024 के बाद करेक्शन देखने को मिली तो उसके बाद ये भी मार्केट के साथ साथ नीचे आना शुरू हुआ है। बट अब जैसे जैसे निफ्टी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है तो निफ्टी के साथ ये भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया। अप्रैल 25 से एक महीने में लगभग 40% के ऊपर गया, बट फिर से नीचे आ गया ये। तो जो इसकी पहली अटेम्प्ट थी राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, वो फिर से ये अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर इसका छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखें तो ये इसका सबसे पहले लगभग 760 के आसपास का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बैठता है, जो कि कंप्लीट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं ये कफ विद हैंडल पेंडल जैसा भी लग सकता है। तो खैर वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो इसका मेरा स्विंग ट्रेड टारगेट है 700 का, उसके बाद 840 का। बट ये कोई स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह मशवरा जरूर करें। तो ये स्टॉक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो व्यूज हैं उसको शेयर करने के लिए बताया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।